अपनी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब अगर विकास की योजनाओं को उठाते तो समझ में आएगा, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर आकर बीजेपी का प्रचार थम जाता है और इसे ही मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है और यही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक समय का बांग्लादेश जब शेख हसीना का था, उस समय भारत के साथ मित्रता थी, समझ में आता है। लेकिन आज का बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई वहां पर पहुंच गई है, आईएसआई के मुखिया वहां पर पहुंच गए हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर सारे पाकिस्तान के अधिकारी पहुंच गए हैं, वहां पर विस्फोटक और भारत के खिलाफ हथियार बनाने की बात की जा रही है। परेश बरुआ जो कि उल्फा का प्रमुख है, वो भारत के बॉर्डर पर अपने कैंप बना रहा है। ये तो हिंदुस्तान के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए इस पर राजनीति होने की बजाय सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। यह आरोप लगाने की बजाय यह चिन्हित करना चाहिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कैसे रोका जाए, क्योंकि कौन आम बांग्लादेशी है और कौन पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया आतंकवादी है, यह बड़ा खतरनाक विषय है। अरे बहुत खतरनाक विषय है। और भाई साहब तो अभी पॉलिटिक्स है, 5 तारीख को वोटिंग होना है। तब तक ये सब पॉलिटिकल पार्टी वाले दे विल कीप ऑन डूइंग तू मैं ये बोलेंगे ये गलत कर रहे हैं, ये बोलेंगे वो गलत कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि अब जब बांग्लादेश एक दोस्त राष्ट्र नहीं रहा, ऐसे समय में जब पाकिस्तान तो है ही नहीं पहले से, और दूसरी बात दिल्ली जो देश का पाटनगर है, ये समझते हैं कि खाली 1.55 करोड़ वोटर का दिल्ली है। भैया ये 140 करोड़ लोगों का पाटनगर है। आप खाली ये करते दिल्ली आते आते ये हो जाते हैं वो हो जाते हैं। देखिए ये सब रिटोरिक्स के लिए सब ठीक है, हकीकत क्या है पता है? मुझे कतई वो मंजूर नहीं, एक भारतीय के नाते मैं बोल रहा हूं, कोई भी पार्टी को जो भी मानना है मान ले, मुझे कतई ये मंजूर नहीं मेरे टैक्स के पैसे से विदेशियों को फ्री में बिजली दी जाए, फ्री में राशन पानी दिया जाए, फ्री में उनको रहने की जगह दी जाए। आप 200 यूनिट फ्री की बात करते हो, पहले रोहिंग्याओं को निकालो फिर 200 यूनिट फ्री दो। आप बात करते हो हम जगह देंगे। हिमांशु जी कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। भैया सीधी सादी बात कर रहा हूं मैं, पिच पे ही खेल देश रहे के हैं। विदेशियों आप राजनीति ही कर रहे हैं, सीधा दिखाई दे रहा है, एक तरफा आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। आंखें बंद, एक तरफ की आंखें बंद करके आपको ये बेहतर होता है कि आप एक बार केंद्र से सवाल पूछें। ये चीज को आप पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, यहाँ पर जब दुश्मन देश की बात आती है, आप भाजपा की तरफ से हो नहीं सकता है। सच बोलिए यदि हिम्मत है तो, यदि हम हिम्मत तो है सच तो ही सच बोल बोलना रहे हैं। कीजिए। यहाँ बैठे पिछले 11 सालों से आप मत बनिए। उससे पहले 11 सालों से आपने 11 सालों से केंद्र में बैठी सरकार से हिम्मत है तो सवाल कीजिए कि 11 सालों से केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कर रही है। 11 सालों से केंद्र में बैठी हुई सरकार से हिम्मत है तो सवाल कीजिए। सवाल करेंगे अरविंद केजरीवाल क्या है, प्रशासन है? उसके बाद अरविंद केजरीवाल के हाथों में प्रशासन है क्या? क्या है अरविंद केजरीवाल के हाथों में प्रशासन? आपके हाथ में केंद्र मंत्रालय आपके हाथ में, सवाल आप पूछने चले आए मुंह उठा के। हरेक के लिए वो वोट बैंक है, तो आप बातें करेंगे और बटोगे तो बटोगे कि ऊपर जो ये बड़ा खतरनाक विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस पर भविष्य में राजनीति नहीं होगी और आगे आने वाले समय में सभी राजनीतिक पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करेंगी। एक और विषय है, क्योंकि दिल्ली के कई सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, वहीं एक विषय और निकल कर आया है कि आज प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अमानुतुल्लाह के बेटे के साथ पुलिस की झड़प हुई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि साहब उनके बेटे को मारने की कोशिश की गई, पीटने की कोशिश की गई। वो तमाम तस्वीरें भी लगातार दिखाई दे रहे हैं और ये भी एक मुद्दा बन गया। असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली के चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। वो ये कह रहे हैं 2 सीटों पर ये देखिए जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मोहम्मद अनस की हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मैं नहीं जाऊंगा। आप सुनिए किस तरह बहस हुई। एक रिसीविंग दो कि मैं एसएचओ साहब वीडियो बनाओ, एसएचओ साहब की बना ले थाने के तहत आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बताओ, चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट, चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं करूं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जा रहे ना? नहीं जा रहे ना? ठीक है, बाइक ले जा रहा हूं, बाइक लेके जाओ भाई। ये आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो कि मैं एसएचओ साहब वीडियो बनाओ, एसएचओ साहब की बना ले थाने। एसएचओ साहब बताओ कि मैं अपनी लाइबिलिटी आप बोलो। हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, तू लेके आप मेरे को ये बोलो। तू लेके चल रहा है, मैं अपनी लाइबिलिटी पे ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ, मैं करूँगा सीज वहाँ पर। चल सीज मैं सीज करके मैं दूंगा, मैं करूँगा ना सीज।
अभी भी आप अपना लाइसेंस वगैरह देते हो तो ठीक है, मैं चालान करके छोड़ दूंगा इसको। हाँ भैया। संजीव कौशिक साहब, क्या है ये? यार सारे हिंदुस्तान के लोग, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये वीडियो सामने आया है, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है इस वीडियो को कि किस तरह से एसएचओ साहब बदतमीजी कर रहे हैं। यदि किसी का गाड़ी लाइसेंस ही नहीं है तो आप गाड़ी सीज कीजिए, गिरफ्तार कर लेंगे। आतंकवादी समझते हैं, उग्रवादी समझते हैं आप? ये सारे मिले हुए हैं। मैंने कहा कि ये पूरे इस इलेक्शन में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी है, केंद्रीय मंत्रालय, केंद्र के मंत्रालय इसमें लड़ रहा है, गृह मंत्रालय लड़ रहा है, दिल्ली पुलिस एक पक्ष बन के खड़ी है। दिल्ली पुलिस के पास जाकर के एफआईआर दर्ज कराया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, गुंडों को पकड़ने के लिए। वो दबिश बनाने की कोशिश करते हैं, हम रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन तक हमको दौड़ के जाना पड़ता है कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अधिकारियों को ट्रांसफर कीजिए यहाँ से, ये एसएचओ को निलंबित कीजिए, यहाँ से हटाइए, हमारी बात नहीं सुन रहा है। ये सब इसीलिए मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मूछ की लड़ाई हो गई है। लोग हंसते हैं उनके कि कहां पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, यहाँ चित्त हो जाते हैं। तो ये एक तरह से शाम पैसे बांट दिए, खुलेआम गाली दे दिए, पत्थरबाजी करवा दिए, इनके कार्यकर्ताओं को पकड़ लो, अरविंद केजरीवाल की सारी सुरक्षा व्यवस्था में जितने लोग लगे हैं पंजाब पुलिस, उसको हटा दो। क्या क्या नहीं करेंगे। विजय खेरा साहब जवाब। चुनाव प्रचार नहीं करे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। विजय खेरा साहब जवाब। दिल्ली की जनता तो और ज्यादा गुस्से में हो गई है इस तरह की घटनाओं से। विजय खेरा साहब देखिए, हम बताएं, ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, हार चूंकि समझ गए हैं कि हार गए इस बार। जमुना साफ की नहीं, बिजली के बड़े बिल दिए, प्यास से दिल्ली मर गई, पॉल्यूशन खत्म किया नहीं, मैंने हजारों तमगे हैं इनके कैप में लग गए हैं। इस तरह के इन्हें मालूम है कि इनकी बुरी हालत होने वाली है। 2 अंकों पर अगर ये पहुंच जाए ये कांग्रेस के बराबर तो बहुत बड़ी बात, समझ रहे हैं। उसकी तैयारी कर रहे हैं जो चुनाव की हर बार करते ना, कि मशीनों ने ऐसा कर दिया, ईवीएम ने कर दिया, यानी कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, कभी दुनिया भर में होने के बाद तय हो गया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद इतना हारने के बाद फिर ईवीएम चालू हो जाते हैं। अब ये चालू कर रहे हैं, पुलिस इनके साथ है, होम मिनिस्ट्री इनके साथ है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनके साथ है। और अभी ये आपका इंडिया न्यूज को बख्श दिया, गनीमत है, अभी ये भी कहने वाले थे जिस दिन हारेंगे तो ये उसकी तैयारी में ज्यादा लगे हैं बजाय चुनाव लड़ने के, कि रोज है ना कोई कहानी तय करो, क्योंकि इसका प्रिंट तो केजरीवाल के यहाँ लिखा जाता है और ही इज ए बंडल ऑफ लाइज। वो तो प्रमाणित हो चुका, उनके झूठों का कोई हिसाब नहीं है, एक के बाद एक। तो सारी तैयारी वहां की जाती है कि हमको किस तरीके से चुनाव हारने के बाद ठीक रहा, कहां फोड़ना है, कैसे फोड़ना है, ये उसकी तैयारी हो गई है। गिन्नी सानी जी क्या कहेंगे इस वीडियो पर, आरोपों पर? कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, कहाँ का क्या प्रॉब्लम है कानून प्रॉब्लम? गिन्नी सानी मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। सर सबसे बड़ी बात यह है, कानून व्यवस्था आज अगर कहीं से भी अचूक हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप ये बात करो, दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर में आती है, और ऐसा तो नहीं कि आम आदमी के जो मंत्री हैं या आम आदमी के नेता है उनकी दिल्ली पुलिस सुनवाई नहीं करती। आज दिल्ली पुलिस पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये पता लगता है कि ये मान रहे हैं कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो विफल है। अगर आज कानून व्यवस्था विफल है तो आम आदमी पार्टी इस्तीफा क्यों नहीं देती? क्यों नहीं कहती कि भैया हम आम आदमी पार्टी इस्तीफा दे दे, हमारे बस की नहीं है कानून व्यवस्था से लड़ना, कांग्रेस अपने आप देख लेगी। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी भी कानून व्यवस्था पे खराब है, तुम्हें खबर दे रहे कौन कह रहा खराब है? मोदी सरकार की तानाशाही बिल्कुल है। जब मोदी सरकार ऑर्डर देती है तो कानून हमारे साथ किसी भी तरीके से व्यवहार कर सकता है, और एक आम जनता के साथ कानून व्यवस्था के ऊपर एक सवाल उठाना ये तो आम आदमी की विफलता है। क्या आप देश के संविधान की ऐसे दुर्गति करेगी आम आदमी पार्टी? क्या देश के संविधान की एक अफसर को, पुलिस अफसरों को सब ऐसे बदतमीजी करते हुए बात रखेगी? तो सबसे बड़ी बात साहब ये है कि ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते। आज की डेट में आम आदमी पार्टी हो या वो तो आपके गिरेबान में झांक रहे हैं, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते, आपके गिरेबान में झांक के आपका जो वोटर है, आपका जो वोट बैंक है वो सारे ले गए। देखिए सर, वोट बैंक कोई किसी का लेकर के नहीं जाता। आज की डेट में आप ये मत कहिए आज बीजेपी को हिंदू तत्व कहते हैं, हिंदू तत्व हमारा वोट बैंक है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो हिंदू वोट नहीं देते, आप ये बात बताइए। आज देश को जबरदस्ती ये दिखाना कि हिंदू सिर्फ हमारा है, ये बीजेपी की सबसे बड़ी विफलता है। आज इसी वजह से 4 से पार नहीं आ पाई है बीजेपी। आज ये कहती थी हिंदू 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 भारत का समझदार, एक संस्कृति वाला, एक पढ़ा लिखा, एक सबसे सभ्य समाज है, पर आप उनको ये कहो कि ये हमारे साथ ही चलेगा। इन्होंने तो हिंदुओं का भी भला नहीं करा। आप मुझे बात बताइए, कितनी सरकारी नौकरी दी है? 80 करोड़ लोगों को अभी ये बात कर रहे थे कि हमने लोगों को राशन दिया, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मतलब है कि आपने देश के 80 करोड़ हिंदू लोगों को एक बेरोजगार बना के रखा हुआ है।
तो आपने उनका भला कहां से कर दिया? आप बताइए। तो आज की डेट में ना हिंदुओं का भला हो रहा है, ना मुसलमानों का भला हो रहा है, ना सिखों का भला हो रहा है। आज हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा चुनाव में उठाया जाता है, उसकी वजह से जो मैं गिन्नी साहब की बात को समझता हूं। हिमांशु जी मेरे साथ मौजूद है। हिमांशु जी, बड़ा संकट हो गया है, बड़ा संकट ये हो गया है कि आम आदमी पार्टी के पास जो भी वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है। पहली बार 13 साल में पहली बार कांग्रेस को होश आया कि जब तक हम आम आदमी पार्टी पर फोकस नहीं करेंगे हमारा वोटर हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो सबसे पहली लड़ाई तो यहां पर यही दिखाई दे रही है। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि करप्शन और भ्रष्टाचार के आरोप तो पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल पर लगे थे, लेकिन इस बार अंतर यह है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है और वो जेल से वापस आए हैं, जेल में होकर आए हैं। ये जो विषय है, मनीष सिसोदिया उतने एग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार में थे, कैंपेन कर रहे थे, ये दोनों बड़े नेता जेल से वापस आए हैं। तो क्या इस बार भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी पर उतना कारगर होगा? और दूसरा, बांग्लादेशियों का मुद्दा दिखाई दे रहा है कि साहब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने की काम किए, तो दो ही बड़े विषय है, तीसरा विषय नहीं है, ये दो बड़े विषय हैं। तो क्या ये दो बड़े विषय, और दूसरी चीज आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया, दोनों पद पर नहीं है, ये बिना पद पर रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी हैं, क्या असर करेगा? देखिए जी मनोज जी, एक चीज आपको बराबर समझनी पड़ेगी, आपने मुद्दे बराबर उठा के रख दिए। दिल्ली का चुनाव इसी के ऊपर केंद्रित होने वाला, और ये बहुत सीधी सी बात है। देखिए 2013-14 में तो आप भी शायद थे, मैं भी था जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हमने देखा है कि जहां पर अरविंद केजरीवाल नामक एक युवक खड़ा होके कहता था कि मैं अपनी एम्बेसडर गाड़ी ही यूज करूंगा, मैं अपने 2 बेडरूम वाला फ्लैट ही यूज करूंगा। उसके बाद वो बोलेंगे 11 साल से हम आए, मगर पिछले 4 साल में मैंने कहा ना कि बहुत पानी यमुना से नीचे जा चुका है, बहुत पानी बह चुका है। इन्होंने तिहाड़ जेल भी देखी है, इन्होंने एक पर एक शराब की बोतलें भी दी है, और वो जो दिल्ली के हर एक आम आदमी को पता है। देखिए आम आदमी पार्टी, आम आदमी को नहीं पता होना बात अलग हो जाती है, मगर ये जो शराब की एक पे एक फ्री बोतलें मिलती थी ना, वो अमूमन हर एक आदमी को पता है, हर एक औरत को पता है दिल्ली में। वो जो एक वोटर था जो 2013-14 में वो एक आकर्षित हुआ था कि ये मेरे जैसा आदमी है, वो सीधा साधा आदमी है, वो मेरे लिए कुछ करेगा, तो उसकी अपेक्षा अनुसार उसने कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी को अपनाया। आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, 2020 में आम आदमी पार्टी को 52% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को खाली 4.59%। उसी से आपको पता लग जाएगा कि एन मास आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हुआ था। मगर उसके बाद जो 5 साल में हुआ, वहां वो भ्रष्टाचार की छवि और दूसरी तरफ बांग्लादेश का इश्यू, लोगों की समझ में ये आने लगा जब कोई पूछता था अरविंद केजरीवाल को, काफी वीडियोस है इसके जी, और अरविंद केजरीवाल ने बोला है, जब उनको बोला गया कि आप 200 यूनिट फ्री देते हो, उसके बाद जो अगर कोई 100 यूनिट और कंज्यूम करता है तो उसका बिल बहुत बढ़ जाता है, उनके पास सही जवाब नहीं थे। और आपने जिक्र यमुना का भी किया है, यमुना की सफाई का किया, यमुना के पानी का किया है, बहुत पानी बह चुका है लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई है। यमुना पे भी जुबानी जंग चल रही है, वो देखना पड़ेगा। और वो जुबानी जंग कैसी है, एक बार इसको सुनते हैं। बार बार चिल्लाकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। आदमी अपनी बात से कैसे फिर जाता है, आदमी कितना झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है, ये दिल्ली की जनता को समझ आ चुका है। कांग्रेस तो यमुना जो गंदी हो रही है और केजरीवाल के सीधे सीधे निकम्मेपन से जो बर्बाद हो रही है, आज तक इसका सवाल क्यों नहीं उठाया पिछले 5-6 महीने को छोड़ के? भाई शीला जी के समय 7 इंटरसेप्टर लगने थे जो नजफगढ़ नाले की और शादरा नाले की गंदे पानी को साफ करके जमुना जी में डालते, किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाए। बार बार इनको पूछते भाई क्यों आप लोगों ने ये काम जो है नहीं किया। आज हर चीज सस्ती कर देंगे, हर चीज फ्री कर देंगे तो काम कैसे होगा दिल्ली में? उनको बताना चाहिए कि
नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को मात्र पैसे भर बांटने की मशीन बना दिया गया है और गंगा मैया और प्रदूषित हो गई। विजय जी, आप यमुना की बात करोगे तो फिर बात गंगा की भी होगी। मुझसे बात हो रही क्या? आप ही से बात हो रही है। यमुना की गंदगी, यमुना के गंदे पानी की बात, यमुना में गंदगी की बात अगर आप बीजेपी उठाएगी तो बात गंगा और नमामि गंगे की भी होगी। आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है। होनी चाहिए ना नमामि गंगे की, हमने तो वो करके दिखाई ही दिया, उसमें क्या शक है। अभी करोड़ों आदमी अभी स्नान कर रहा है, जरा देख कैसा पानी बिल्कुल साफ सुथरा आ रहा है, बहुत फर्क है। और यहाँ का पानी देखिएगा आप, इसमें उतर नहीं सकते, नहाना और हाथ धोना तो बड़ी दूर की बात है। अकेला यही नहीं है, ये तो एक बात है, एक के बाद अभी आप बिजली की बात वो अधूरी रह गई, अभी बोल रहे थे जो मैं देख नहीं पाया उस समय, समझ में नहीं पाया। आप देखिए अभी रेगुलेशन अथॉरिटी ने अभी ही 26 दिसंबर को 25 दिसंबर को पास किया है कि केजरीवाल की सरकार ने 30 से 60% लूट अलाउ करी है। 60% तक बिल एक्स्ट्रा आए हैं। पीपीसीए के अंतर्गत इन्होंने पैसा जो वसूला गया है वो वापस नहीं करने के आदेश हो गए, लेकिन 26 दिसंबर के बाद से अब सारे बिल किसी का भी हो चाहे कम से कम 30% कम आएगा ही आएगा, जो उन्होंने लाइन लॉस के कह के वसूला है। लेकिन बाकी क्या होगा, जो 5-10 साल से जब वसूलते जा रहे हैं सब वो रुपए हम लोग का जो खा गए, हम लोग रोते रहे +2 जगह जगह के साहब ये करिए वो करिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। 16,000 बिल 12,000 भर रहे बेचारे, हम तो पूरे मोहल्ले में जानते, अपने ब्लॉक में हर आदमी रो रहा था। वो बिजली का पैसा ये खा गया, अकेले शराब का नहीं खाया मालिन ने, अकेले स्कूल का नहीं खाया इन्होंने, सड़कें जहां की तहां उसी हालत में आज रो रहे हैं। आपने देखा होगा जब टीवी पे लोग जा रहे हैं गांव में किसको वोट करोगे, तो सबसे पहले लोग कह रहे हैं ये 5 साल हो गए इन सड़कों पे हमको गिरते मरते, पानी आता बाहर निकलता नहीं, सब जगह भर जाता है, हर जगह पोल्यूशन में तुमने धेला काम नहीं किया। वो तो बोल, अभी झूठ की तो कोई इंतहा थी, 1-2 झूठ कोई इंतहा है संजीव जी? पर एंडलेस लाइज, एंडलेस। अभी कह रहे हमें माफ कर दो, हम 10 साल में नहीं कर पाए, अब की बार कर देंगे साफ। हो गया विजय, पानी मिला ही नहीं, हो गया सर, हो गया सर। सब जगह तो फेल है ये आदमी, जेल अलग काट के आ गए, मुख्यमंत्री अपने आप को आगे बढ़ा रहे। हो गया सर, बोले मुख्यमंत्री